हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए? बस इसलिए क्योंकि ये आपके बुक में है। अगर आपके बुक में ना भी होता तो भी सामान्य जानकारी के लिए ये चैप्टर ज़रूरी हो जाता है। क्यों? आइए समझते हैं। मेटल और नॉन मेटल हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं। आप चाहे खाना बना रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, चारों तरफ आपके ये मेटल और नॉन मेटल दिखाई देते हैं और आप इन्हीं से बनी चीज़ों का यूज़ करते हो। अब तक 118 से भी अधिक एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। इन एलिमेंट का लगभग 2/3 हिस्सा मेटल है और बाकी नॉन मेटल है। इन एलिमेंटों में सबसे अधिक यूज़फुल मेटल ही माना जाता है। किसी भी देश की उन्नति और समृद्धि का अनुमान वहाँ होने वाले मेटल के यूज़ के आधार पर ही किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अधिकांश बर्तन या दूसरे सामान जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, पीतल, स्टेनलेस स्टील और कोई भी बहुत से चीज़ जो आपके चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे मेटल से बनी होती है। आयरन जैसे मेटल का यूज़ मकान, पुल, डैम, रेल के डिब्बे या रेल की पटरियों के निर्माण में किया जाता है। कुछ मेटल का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होता है जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम, यूरेनियम। ये जो होते हैं इसका यूज़ सैनिकों के उपकरण या हथियार बनाने में किया जाता है और इसे स्पेस टेक्नोलॉजी में भी यूज़ में लाया जाता है। कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हो या कंट्री की सिक्योरिटी की बात हो, आपको मेटल का यूज़ करना ही होगा। मैंने अभी जो भी बातें कही इसकी हेल्प से आप मेटल को डिफाइंड नहीं कर सकते। इसे अच्छे से समझने के लिए आपको मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए अगर पॉसिबल हो तो पेन और पेपर अपने साथ लेकर बैठिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके 10th के एग्ज़ाम को पास कराने में हेल्प नहीं करेंगी। आगे आने वाले अगर किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सीधे सीधे इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ भी आपका हेल्प करेगा। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा या जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसकी तैयारी अगर आप ढंग से कर लेते हो तो 100% आप इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन पूछे कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं डिटेल से। आपके सामने कुछ तस्वीरें निकल कर आई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो आप देखकर ही बता सकते हो कुछ चीज़ों के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में, मगर कुछ चीज़ों के बारे में आप नहीं बता सकते हो। जैसे कौन से चीज़ के बारे में आप नहीं बता सकते हो? ये लोहा जो आप देख रहे हो, ये लोहा आपका मेटल का बना हुआ है, मगर ये गोल्ड ये भी आपका मेटल का बना हुआ है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता है। इस पानी के बारे में मैं पूछता हूँ, ये मेटल है कि नॉन मेटल है? आप में से कुछ बोलेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये नॉन मेटल में आ जाएगा, मगर मैं आपको बता दूं ये नॉन मेटल में नहीं आएगा। तो फिर क्या बोलोगे कि ये मेटल में आएगा? नहीं, ये मेटल में भी नहीं आएगा। पानी जो होता है ना मेटल हो ना नॉन मेटल होता है। ये कैसे? अब देखिए, मेटल और नॉन मेटल बनता कैसे है इसके बारे में आपको जानना होगा। फिर मैं अगर आपसे पूछूं इस लकड़ी के बारे में, तो लकड़ी क्या होता है? लकड़ी और पानी इन दोनों को कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में रख सकते हो। कंपाउंड यहाँ पे कौन सा चीज आ गया? हम लोग तो मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे। फिर कंपाउंड क्या? अगर आप नहीं जानोगे तो आप मेटल और नॉन मेटल को देखकर समझ ही नहीं पाओगे कि किसको मेटल बोलोगे और किसको नॉन मेटल बोलोगे। इसीलिए इसको समझना जरूरी है। पानी कैसे बना होता है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है जो कि 2 और 1 में होता है। 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन होता है। इसको अगर तोड़ दोगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भागों में ये टूट जाएगा। मगर गोल्ड को अगर आप तोड़ोगे तो गोल्ड का छोटा से छोटा पीस मैं आपके हाथ में दे दूं, आप उसे गोल्ड ही बोलोगे। आयरन में भी उसी तरह है, कोयला में भी उसी तरह है। मगर कोयला आपका मेटल है कि नॉन मेटल है? सबको पता है कि कोयला नॉन मेटल है। फिर आपके पास सल्फर है, सल्फर को भी आप नॉन मेटल में रखोगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही को एलिमेंट से बना है। प्लास्टिक भी आपका नॉन मेटल में आ जाएगा, ये भी एक ही एलिमेंट से बना हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए हीलियम। हीलियम को बताने से पहले मुझे आप बता दो कि इसको कंपाउंड में क्यों रखे? क्योंकि इसमें 2 गो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस वजह से ये कंपाउंड हो जाएगा। मगर इस वुड को मैंने मिक्सचर क्यों बोला? वुड को मिक्सचर इसलिए बोला क्योंकि देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आपका बॉडी कैसे बना हुआ है। आप जो खाना खाते हो उसके वजह से आपका बॉडी ग्रोथ होता है। उसी तरह पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना बॉडी बनाते हैं खाना खाकर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। आप खाना में बहुत सारी चीज़ शामिल करते हो, है ना, कैल्शियम, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बोनेट, सब चीज़ होती है। उसी तरह पेड़ पौधे भी अपना शरीर बनाते हैं, जिसके कारण उसमें हम लोग मिक्सचर को रखते हैं। ये मिक्सचर को हम लोग क्लास 9
टेन के लेवल में पढ़े हुए थे, फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे हल्का। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है हीलियम। हीलियम को आप कैसे रखोगे, ये तो एक तरह का गैस है, तो इस गैस को मेटल में रखोगे कि नॉन मेटल में रखोगे, मैं बताऊंगा। अभी के लिए क्लास 10th के लेवल में आप इसे नॉन मेटल में रख लो, मगर जैसे ही ऊंचे क्लासेस में जाओगे ये आपको नोबल गैस के रूप में पढ़ना होगा। ये नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस एक ऐसा गैस होता है जिसके आउटर सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसी और से रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी और से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसे हम लोग डिटेल से समझते हैं। देखिए डिटेल से कैसे समझेंगे। सबसे पहले आपने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर, किसमें? क्लास 9 में। मैटर को आपने 2 भागों में बांटा था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। फिर प्योर सब्सटेंस को आपने 2 भागों में बांटा था, एलिमेंट और कंपाउंड में। मिक्सचर को भी आपने 2 भागों में बांटा था, एक होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अभी तक कुछ बातें आपको क्लास 9 की याद आ रही होगी। अगर याद नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको सभी बातें याद दिलाता चलूंगा, और अगर याद ना भी आए तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है मेटल, फिर है नॉन मेटल, फिर है मेटलॉइड और फिर है नोबल गैस। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है मेटल और एंड नॉन मेटल। इसका मतलब हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप जानने वाले हैं। बाकी नोबल गैस को भी हम लोग सीखेंगे, मेटलॉइड को भी सीखेंगे, और इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हो, मगर हम लोग याद करते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे। इस वजह से हम लोग इन सभी पॉइंट को फिर से थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस फोटो को वापस लाता हूँ, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। पहला पॉइंट में आपको सीखना होगा एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होता है? देखिए एलिमेंट एक ऐसे सब्सटेंस होता है जिसे अगर तोड़ोगे तो और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता, उसका और सिंपलर सब्सटेंस नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप पानी को तोड़ोगे तो सिंपलर सब्सटेंस बनाया जा सकता है, और गोल्ड को तोड़ोगे तो वो गोल्ड ही रहेगा, आयरन को तोड़ोगे आयरन ही रहेगा, कोयला को तोड़ोगे कोयला का चूर बन जाएगा, मगर आप उसे कोयला ही बोलोगे, कुछ और नहीं बोलोगे। तो इसे समझने के लिए फिर आपको दूसरा पॉइंट में समझना होगा कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड क्या होता है? देखिए कंपाउंड ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को आपस में फिक्स रेशियो में बांध कर रखता है। बांध कर मतलब कि वो बाउंडेड रहता है। कैसे बाउंडेड रहता है? जैसे कि यहाँ पे देखिए H2O जो पानी है, पानी आपको दिख रहा है, इसमें 2:1 में बटा हुआ है। 2 को कौन सा है? हाइड्रोजन। एक कौन सा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन को देखिए, ये सिर्फ कार्बन कोल है। अगर मैं इस कोल में ऑक्सीजन को मिक्स कर देता हूँ, इसका मतलब मैं CO लिख देता हूँ, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा मेरा। इस कार्बन में मैं 2 को ऑक्सीजन अगर ऐड कर दूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक ही को एलिमेंट से बना हुआ है, तो आप इसे बोल दोगे कि ये मेटल में आ जाएगा या नॉन मेटल में आ जाएगा, उस कैटेगरी में आप रख दोगे जानकर। आप जब पहचानना सीख जाओगे तब। मगर यहाँ पे अगर एक एलिमेंट से नहीं बना हुआ है, 2 को एलिमेंट से बना हुआ है, तो इसको पहचान पाना उतना मुश्किल नहीं है। इसे सिंपली बोल दोगे कि 2 एलिमेंट के कारण इसे आप नॉन मेटल के कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, मेटल के भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो इसे कंपाउंड में रख सकते हो। कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये फिक्स रेशियो में होता है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 1:1 में जो आपका है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। वहीं 2:1 में मतलब 1:2 में आप देखोगे तो 1:2 में मतलब एक है आपका कार्बन, दूसरा है आपका ऑक्सीजन, 2 एटम। तो वो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप समझ गए कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे आगे की बातों को और समझेंगे पीरियोडिक टेबल से कि इस पीरियोडिक टेबल में किस भाग में मेटल है और किस भाग में नॉन मेटल है। तो आप में से कुछ को तो पता है कि कौन सा मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है, कौन सा नोबल गैस है और कौन सा नॉन मेटल है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, मेटलॉइड और नोबल गैस के बारे में। आप बताओ कि कौन सा मेटल और नॉन मेटल है। क्या आप बता सकते हो इसे देखकर? कुछ लोग तो बता देंगे मगर कुछ नहीं बता पाएंगे। जो नहीं बता पाएंगे उसके लिए मैं अलग से पीरियोडिक टेबल लेकर आ रहा हूँ, ये रहा आपके पास। अब इसे देखकर आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये भाग जो है इस कलर में जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा एरिया, ये आपका क्या है? मेटल में आ जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का हल्का दिख रहा है ये आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो काला एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये काला लाइन के बाद यहाँ पे जो देख रहे हो ना ये सभी नॉन मेटल में आ जाएगा। इसमें आपको मेटलॉइड दिख जाएंगे जो कि ग्रीन कलर का है, और इधर बाकी जो बचा हुआ है वो नॉन मेटल में आ जाएगा। मगर एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक है ना, तो इस हाइड्रोजन को भी नॉन मेटल के कैटेगरी में अभी के लिए रखा गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ में हीलियम को भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट
एलिमेंट है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 और 2 होता है, इसे छोड़कर सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इससे ज़्यादा ही होता है। तो हम लोग समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मेटल और नॉन मेटल को पीरियोडिक टेबल में पहचानना आप अभी तक सीख चुके हो, मगर इसे डिफाइन करना या इसका डेफिनेशन लिखना आपको अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, उसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मेटल और नॉन मेटल को एक पेज में लिखकर बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो ताकि आप अच्छे से समझ सको, और नोट्स बनाते हुए चलना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप मेटल को डिफाइन करोगे तो मेटल में आप बोलने वाले हो कि मेटल आर दोज एलिमेंट व्हिच हैव ए 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जिसके वैलेंस शेल में 2, 3 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे आप क्या बोल देते हो, मेटल बोल देते हो। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग सोडियम को लेंगे। सोडियम के बारे में आप जानते हो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है कि 11 होता है? बिल्कुल सही, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है। इसके बाहर आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सबसे बाहर, ठीक है। जब इसे बांटोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल देख लो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 और 2 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का ले लीजिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, 8 और 3 में बढ़ जाएगा। इसके साथ ही हम नॉन मेटल को समझते हैं। नॉन मेटल आर ए दोज एलिमेंट व्हिच हैव ए 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जिसके वैलेंस शेल में कितने, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। और हम इसे कैसे बांट सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 2, 8 और 7 में बांट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला था यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और 7। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 है, 5 है और 7 है। 6 के बारे में एग्जाम्पल आप एगो बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो समझते हैं आगे की बातें को। यहाँ पे आपने देखा कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहर 1, 2, 3 बच रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बच रहा है कितना, उसके बाद 3 के बाद 4, 5, 6, 7 बच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मुझे बताओ कि यहाँ पे 7 तक तो आपने लिख लिया, 8 क्यों नहीं होता है? अब देखिए 8 भी होता है। कहाँ होता है 8? आप समझिएगा नोबल गैस में। आपने नोबल गैस का नाम सुना है। वर्ग 18 में ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट है उसे आप नोबल गैस के रूप में ही जानते हो। तो इस नोबल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप तो जानते हो। तो हम लोग 8 के बारे में नहीं ज्यादा बोलेंगे क्योंकि उसे नोबल गैस में डिफाइन किया गया। मगर मुझे बताओ सबसे बाहर 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते हैं, 11 क्यों नहीं होते हैं, 12 क्यों नहीं होते हैं? इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बहुत ज्यादा होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है आपके पास वो बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? बहुत, 56, 58, 118 तक। मैंने बोला था कि 118 तक सभी एलिमेंट को खोजे गए हैं। तो सबसे बाहर आपका 1, 2, 3 या 4, 5, 6, 7, 8 तक ही होते हैं। इससे ज्यादा क्यों नहीं होते हैं, ये आपको मुझे बताना है। क्यों नहीं आगे बढ़ता है, इसे जानने के लिए आपको कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है ये समझना होगा। मगर इसे हम लोग समझेंगे उससे पहले कुछ और बातों को मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेटल के बारे में मैं और बातें बोलूं तो मेटल इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। वहीं नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी रखता है, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है। ये क्या होता है इसे समझिए। तो यहाँ देख रहे हो सोडियम ने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्लोरीन ने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। किससे गेन किया? किसी और से, शायद सोडियम से ही गेन किया हो। फिर देखिए आपके पास मेटल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2 क्या सिर्फ मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है? ऐसा नहीं है, नॉन मेटल में भी 1, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझेंगे? अगर हमें नॉन मेटल में भी मिल गया तो कुछ ही कैसे ऐसा, जैसे कि मैं आपको फिर से पीरियोडिक टेबल में लेकर चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहला नंबर पर आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का कलर देखिए नॉन मेटल जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये तो आपका नॉन मेटल है। ये नोबल गैस हीलियम, ये भी अभी के लिए मैंने आपको बोला है इसको नॉन मेटल के रूप में आप समझो। तो ये तो नॉन मेटल है और इसका सबसे बाहर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है। और 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जिसे बोले थे आपने वो बोला था कि आपका मेटल है। तो ये एक्सेप्शन के केस में आता है, सिर्फ इन 2 एलिमेंट को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है उसको जब आप देखते हो तो 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख जाता है, जो कि सिंपल है, मेटल में आ जाएगा और बाकी आपका नॉन मेटल में आ जाएगा जब बच जाता है 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि इस चीज में आपको क्लियर हो गया कि मेटल में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल में कितना होता है। मगर कुछ बातें यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई होगी, कैसे और
और कौन कौन सी बातें हैं और आपको कैसे पता चला सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर वैलेंस सेल आपके पास है। अगला नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। क्या इन पांचों पॉइंट के बारे में आप अच्छे से मुझे बता सकते हो? आप बता सकते हो मुझे कि वैलेंस सेल किस एलिमेंट के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस सेल किसे कहते हैं? नहीं बता सकते। हालांकि ये सब आप सीख चुके हो, मगर सभी को ये इसके बारे में नहीं पता है। कुछ कुछ स्टूडेंट को पता है, तो जिसे नहीं पता है वो सीख ले और जिसे पता है वो रिवीजन कर ले। देखिए समझिएगा बातों को, हम लोग डिटेल से सभी चीजों को समझेंगे। इसके लिए आपको मैं लेकर चलता हूं यहाँ पर। देखिए एक एटम है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन किसमें घूम रहे हैं और सबसे बाहर कौन सा सेल है वो आप यहाँ पर खोज नहीं सकोगे, क्योंकि ऊपर से देखने पर हमें पता नहीं चलता है। तो मैं इसे सेपरेट कर देता हूं, तो यहाँ पर आपको अब पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में घूम रहा है। सेल क्या होता है? वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप समझिएगा। सबसे पहले आप समझिए वैलेंस सेल के बारे में। देखिए वैसा सेल जो सबसे बाहर है, ये जो सेल घूम रहा है ना, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस सभी रास्ते को सेल बोला जाता है। और वैलेंस सेल क्या हो जाएगा? सेल के बारे में आप समझ गए कि इन सभी को सेल बोलोगे जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सबसे बाहर वाला जो सेल है, सबसे बाहर वाला जो गोला है, उसको आप बोल देते हो वैलेंस सेल। समझ गए बात को? वैलेंस सेल क्या होता है? बिल्कुल ठीक। अब देखिए वैलेंस सेल को समझने के बाद अगला नंबर पर आपके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलोगे? सिंपल है, सबसे बाहर के सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दोगे। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसे डिटेल से समझना जरूरी है। इसके लिए मैं सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लेकर आया हूं आपके सामने। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आप जानते हो कि 2 8 और 1 में बांट सकते हो। क्लोरीन में 2 8 और 7 में बांट सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो सबसे बाहर वाले सेल में, सबसे बाहर ये जो है ना, ये सबसे बाहर वाले सेल में यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, तो यही इसका वैलेंस सेल हो जाएगा। और यही ये सेल जो है वैलेंस सेल, तो इसको आप बोल दोगे, मगर ये जो इलेक्ट्रॉन है यही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यहाँ पे क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन के पास कितना है? 2 8 और 7 है। सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 7 है। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये सातों इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलोगे? इन इलेक्ट्रॉनों को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दोगे और इस सेल को क्या बोलोगे? वैलेंस सेल बोल दोगे। तो वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया कि किसमें क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन क्या होता है इसको समझिएगा। ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, तो क्लोरीन क्या करेगा? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बोला जाता है। और इस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका मतलब कि सोडियम डोनेट कर दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कब बोलते हैं? जब वो क्लोरीन चार्ज गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो ऑटोमेटिक चार्ज भी गेन कर लेता है, उसके पास आ जाता है। तो यहाँ तक आप समझ पाए कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। यहाँ पे और एक बात मैं बताता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 आप देख रहे हो, मगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके पास तो 10 बच जाएगा। एगो दे दिया, तो देने के बाद इसमें देखिए प्लस चार्ज आ गया, आएगा प्लस चार्ज, मगर इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर यहाँ पे घट जाएगा। प्लस आता है और घट जाता है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के पास 17 है, चार्ज आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पे जितने भी चार्ज आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें बढ़ जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को खो देना और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। यहाँ तक आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सीख गए। मगर जो सोडियम है वो कितना दिन तक अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर रखेगा, और क्लोरीन भी कितना दिन तक किसी और का इलेक्ट्रॉन गेन करके रखेगा। इसलिए क्लोरीन ने डिसाइड किया कि वो अब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा किससे? सोडियम से। तो सोडियम को वो वापस कर दिया। जैसे ही वापस किया तो उसके पास फिर से 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन में आ गया, मगर सबसे बाहर वाला सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो इसका सेल पूरा कंप्लीट नहीं होता, जिस वजह से ये रिएक्टिव नेचर का होता है, वो रिएक्शन करता है। और अगर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये नोबल गैस की तरह परफॉर्म करता है, नोबल गैस की तरह रहता है और किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो सभी को नोबल गैस की तरह बनना चाहता है ताकि किसी से रिएक्शन ना हो। इस वजह से यहाँ पे देखिए जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया है तो ये क्या करेगा, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेगा, मतलब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो जब ये मिलेंगे तो इनका दोनों का नाम चेंज होकर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है? आप जो घर में अपने नमक यूज करते
करते हो खाना बनाने के लिए, वही नमक सोडियम क्लोराइड कहलाता है। अब इन दोनों के बीच आपको दिख रहा होगा कि एक बॉन्ड बनता हुआ, मतलब कि ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना तो इनके बीच बॉन्ड बन जाता है, और ये बॉन्ड आपको यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के रूप में दिख रहा है। सोडियम को आप मेटल के रूप में समझे और क्लोरीन को आप नॉन मेटल के रूप में समझे। तो सोडियम और क्लोरीन जब ये आपस में मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो इन बॉन्डिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? आयनिक बॉन्ड नाम दे देते हैं, या इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से हम लोग इसे सिंपली जानते हैं। तो इसे इस रूप में आप ध्यान रखना। आप जान गए क्या क्या जान गए? आयनिक बॉन्ड भी जान गए, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वैलेंस सेल के बारे में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अभी तक मेटल और नॉन मेटल के बारे में जो भी जानकारी आपके पास आई, इसके आधार पर आप मेटल और नॉन मेटल को बांट सकते हो क्या? हाँ, कुछ कुछ तो स्टूडेंट बोलेंगे बांट सकते हो, मगर क्या आपको इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता है? शायद नहीं पता है। तो हमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानना होगा, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि कौन से मेटल का यूज किस एरिया में किया जा सकता है, कौन से मेटल का यूज इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जा सकता है और कौन से मेटल का यूज इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं किया जा सकता है, कौन सा अच्छा मेटल है जिसे आप आभूषण बना सकते हो या ज्वेलरी बना सकते हो, और कौन सा ऐसा मेटल है जिसके आप आभूषण नहीं बना सकते हो, उसको बस दिखावा के लिए घर में रख सकते हो, किससे सजावट का सामान बनाना चाहिए। इसे समझने के लिए मेटल और नॉन मेटल का और प्रॉपर्टीज को जानना होगा। तो हम अब समझेंगे आगे की बातों को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे। ये टोटल 8 पॉइंट में है और इन 8 पॉइंटों को हम समझेंगे। वैसे तो टोटल 13 पॉइंट है, मगर उन 13 पॉइंट को मैं मर्ज करके इसमें शामिल कर दिया हूँ। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझते हो, सुनते हो, तो सभी पॉइंट अपने आप एक्सप्लेन होते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने सभी पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है इसे समझिएगा। अगर आप किसी मेटल को हथौड़े से पीटते हो तो उसकी एक पतली सीट बनाया जा सकता है या कॉइन बनाया जा सकता है। तो आप देखते हो आपके घर का दरवाजा किससे बना होगा? शायद लोहा का बना होगा। वो लोहा का पतला परत कैसे बना होता है? हथौड़े से पीट पीट कर उसे बनाया जाता है। तो वैसा प्रोसेस जिससे मार मार कर आप उसका एक पतला सीट बना सकते हो उस मेटल का, उसे आप क्या बोल देते हो? मेलिएबिलिटी बोल देते हो। क्या ये नॉन मेटल में होता है? नहीं। नॉन मेटल जैसे कि कोयला, कोयला को कोयले की खान से निकाला जाता है। अगर उसको आप पीटोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, मगर वो सिक्का या कॉइन का रूप नहीं बना सकते हो, या पतला चादर के रूप में आप उसे नहीं बना सकते हो जिस तरह मेटल में होता है। तो मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर आप मेटल को यहाँ पे आग से जला देते हो या नॉन मेटल को आग से जला देते हो तो ये क्या होगा? जब आप मेटल को आग से जलाओगे ना तो ये एक लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, पिघल जाएगा, ये चमकने लगेगा। ये तो अलग बात है। मगर नॉन मेटल में जब आप इसे आग लगाते हो ना तो ये कोयला का रूप में बनकर राख में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोयला से जो राख बन रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मगर इसको केमिकल रिएक्शन तो वैसे नहीं बोलते, क्योंकि ये सोना है और सोना ही रहेगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब कोई नया चीज बनता है, नया पदार्थ बन जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है रिएक्शन के बाद। पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और बन जाता है। तो आपने देखा कि जो प्रोसेस होता है पतला पट्टी बनाने का या पतला चद्दर बनाने का या सीट बनाने का, वो मेटल में होता है और नॉन मेटल में नहीं होता है। नॉन मेटल को अगर आप पिघलाओगे तो वो पिघल जाएगा, एज ए लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद उसका कोई भी आकार के रूप में दे सकते हो, जो भी शेप आप देना चाहते हो उस शेप में आप उसे बना सकते हो। ये किसमें होता है? ये सिर्फ मेटल में होता है। नॉन मेटल में आप कोई भी शेप नहीं दे सकते हो। नॉन मेटल को अगर आप हथौड़े से मारोगे तो वो टूट जाएगा। इसी प्रोसेस को मेलिएबिलिटी बोला जाता है, जो सिर्फ मेटल में होता है और नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है। तो नॉन मेटल में क्या होता है? देखिए, नॉन मेटल भंगूर टाइप का होता है, मतलब कि ब्राइटल टाइप का होता है। अगर आप उसे हथौड़े से मारोगे तो पूरी तरीके से चूर हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपके पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आते हैं? वायर से आता है। ये वायर किससे बना होता है? मेटल से बना होता है। इसका मतलब मेटल को खींचकर आप तार बना सकते हो। मतलब वैसा प्रोसेस जिससे वायर बनाया जा सकता है मेटल का, उसे आप डक्टिलिटी बोलते हो, है ना। सिंपल है, इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी कौन सा मेटल में होता है? मेलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल में होता है? मैं अभी समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप देखिए मेटल में ये होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। सोना को आप जानते हो, सोना का 1 ग्राम सोना अगर आपके सामने मैं रख दूं तो 1 ग्राम सोना से आप
कम से कम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इस तरह का 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 100 ग्राम सोना अगर ले लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। उतना ज़्यादा जो तार है आपके घर में, पूरे घर में आपका वायरिंग करोगे ना तो वो कंप्लीट बच जाएगा शायद। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि डक्टिलिटी का प्रोसेस सिर्फ मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। नॉन मेटल को अगर आपने अभी अभी देखा कि हाँ थोड़े से अगर मारते हो तो वो चूर हो जाता है, इस वजह से नॉन मेटल का यूज इसमें नहीं किया जा सकता। मगर अगला पॉइंट है आपके पास, समझोगे खाना आप कैसे बनाते हो। मेटल के बर्तन ही होंगे, तो मेटल का जो बर्तन होगा वो हीट को यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कैपेबल होता है। साथ में इसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों काम ये कैसे कर पाते हैं, मतलब कि डक्टिलिटी के कारण तार तो बना दिया, अब इस तार इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ले जाता है, क्योंकि इसमें ये गुड कंडक्टर का काम करता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से इस मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आता है। इस इंसान को देखिए, ये जो चम्मच पकड़ा हुआ है ये लकड़ी का पकड़ा हुआ है चम्मच। ये लकड़ी का चम्मच से खाना क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके हाथ में चोट न लग जाए, गर्म न लग जाए। अगर ये मेटल का बना हुआ अगर कोई भी चम्मच पकड़ता ना तो उसमें बहुत ज्यादा हीट होता, गर्म हो जाता, इसका हाथ में चोट लगने का खतरा रहता और लंबे टाइम तक ये खाना नहीं बना पाता। इस वजह से इन्होंने लकड़ी का चम्मच लिया और जो बर्तन है वो मेटल का है। मेटल का बर्तन इसलिए क्योंकि जल्दी ये उबल सकता है, जल्दी खाना बनाया जा सकता है, और चम्मच नॉन मेटल का इसलिए लिया क्योंकि वो हीट नहीं होगा और आसानी से उसको देख रेख करके खाना को अच्छे से तैयार कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम चम्मच होता है जो आपका नॉन मेटल का बना होता है, या तो उसके ऊपर एक नॉन मेटल का लकड़ी का पट्टी चढ़ा दिया जाता है ताकि आप जब उसे पकड़ो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको हीट महसूस ना हो। तो ये सिर्फ मेटल में पाया जाता है और नॉन मेटल में ये नहीं होता है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा किस मेटल में होता है? तो सबसे ज़्यादा सोने में होता है, फिर चांदी में होता है। आपने कुछ मिठाइयाँ देखी होगी, मिठाई की दुकान में ऊपर में एक परत चढ़ा होता है गोल्ड कलर का, वो सोने की इसी मेलिएबिलिटी के कारण होता है और डक्टिलिटी के प्रॉपर्टीज़ के कारण होता है। उसे पतला सीट में बदल दिया जाता है पेपर जैसा, और मिठाई को सजाने के लिए ऊपर में बहुत अच्छे से तैयार करके रख दिया जाता है ताकि लोग आए और उसे खरीदे। तो ये एक प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी के कारण होता है, मेटल के प्रॉपर्टीज़ के कारण, ठीक है। और सिल्वर में भी ऐसा पाया जाता है, इसीलिए सिल्वर के पतले पेपर बनाए जाते हैं। और आपने सिल्वर के पतले पेपर को खाना को पैक करते हुए देखा होगा। खाना को पैक सिल्वर के पेपर में क्यों किया जाता है? ताकि खाना किसी और ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे। जब खाना ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जल्दी खराब हो जाता है। वहीं आप सिल्वर पेपर से जब आप ढक देते हो उसे, तो सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है, जिसके कारण खाना के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और खाना लंबे टाइम तक सही ढंग से रह पाता है, ठीक है। आप देखे होंगे जो चॉकलेट होता है या जो आप देखे होंगे चिप्स होता है, चिप्स के जो अंदर वाला लेयर होता है ना वो एल्यूमिनियम जैसा दिखता है। बाहर वाला तो कलरफुल दिखता है मगर अंदर वाला एल्यूमिनियम जैसा दिखता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन अगर चला भी जाए तो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करके ऑक्साइड बना ले। साथ में चिप्स को अच्छे से रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और वो अच्छे तरीके से लंबे टाइम तक रह सके, है ना। तो ये भी होता है मेटल के इसी प्रॉपर्टीज के कारण उस तरह की चीजों को बनाया जाता है। पतला पेपर बनाकर उसका यूज काफी सारी चीजों को बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर हमने मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में समझा। अगला पॉइंट है हमारे पास लस्टर। लस्टर क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है चमक। सोना को आपने चमकते हुए देखा होगा, जब आपने सोना को पिघला दिया था तब भी आपने उसे चमकता हुआ देखा होगा। तो अब आप देखिए कि जो कोयला होता है वो तो नहीं चमकता है, ठीक है। तो मेटल में ये चीज होता है और नॉन मेटल में नहीं होता है, इसीलिए मेटल में होने के कारण इसे मेटेलिक लस्टर बोला जाता है और नॉन मेटल में नहीं होने के कारण नॉन मेटेलिक लस्टर हम इसे नहीं बोलते हैं। मगर आपने डायमंड देखा होगा, डायमंड और ग्रेफाइट ये एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन का। एलोट्रोप्स क्या होता है? मतलब कि ऐसे चीज जो एक ही एलिमेंट से बना होता है उसी का अप्रूव होता है। डायमंड सिर्फ कार्बन का बना होता है, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट उसमें शामिल नहीं होता है। सेम चीज ग्रेफाइट के साथ होता है। तो नॉन मेटल होते हुए भी ये चमकता है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन की श्रेणी में या एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा गया है, ताकि ये नॉन मेटल है तो सही मगर चमकदार होता है। तो ये दोनों चीजों को छोड़कर जितने भी नॉन मेटल है वो नहीं चमकते हैं। बाकी सभी मेटल, जितने भी मेटल आप देखते हो सभी कोई चमकता है, इस वजह से उसमें मेटेलिक लस्टर पाया जाता है, ठीक। अब देखिएगा हम समझने वाले हैं हार्डनेस का। अब आप जानते हो कि गोल्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, कठोर होता है, या आप आयरन को देख लो वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। मगर कोयला का क्या? कोयला तो कठोर नहीं होता है, उसे हथौड़े से मारोगे तो वो पाउडर में बदल जा सकता है मगर वो कठोर नहीं होगा। वहीं आप सोना को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट भी चाहिए होता है और आयरन को भी उसका आकार बदलने के लिए बहुत उसे हथौड़े से मारना भी पड़ता है। तो ये सब प्रॉपर्टी मेटल में होता है और नॉन मेटल में नहीं होता है। इस वजह से हार्डनेस सिर्फ मेटल में बोला जाता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। मगर यहाँ
यहाँ भी एक्सेप्शन के रूप में आप डायमंड को ले सकते हो। डायमंड बहुत ज़्यादा कठोर होता है, एक्चुअली डायमंड मेटल से भी ज़्यादा कठोर होता है। और एक एग्जाम्पल मुझे बताओ, वैसे तो नेचर में पाया जाने वाला सिर्फ डायमंड ही है जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है, मगर इंसानों ने डायमंड से भी ज़्यादा कठोर एक पदार्थ बनाया है, एक सब्सटेंस बनाया है। उसका नाम क्या है? आप में से किनको पता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसमें भी आपका हार्डनेस में एक्सेप्शन आ जाता है पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम जो होता है ये जल्दी ही पिघलने लगता है, ये सॉफ्ट नेचर का होता है। इसका मतलब क्या? मतलब इसे आप चाकू से काटोगे ना तो आसानी से कट जाएगा, उतना ही आसानी से जितने आसानी से आप केक काटते हो। तो ये सॉफ्ट नेचर का होने के कारण मेटल में पोटेशियम और सोडियम को एक्सेप्शन के श्रेणी में या एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। आगे हम लोग जानेंगे डायमंड के बारे में। मैंने अभी बताया आपको वो एक्सेप्शन के श्रेणी में रखा गया है। अब मेटल का फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए कि मेटल सॉलिड तो होता है, ये तो आप पता कर लिए, मगर सिर्फ ये सॉलिड होता है और रूम टेम्परेचर में क्या ये सॉलिड होता है क्या? तो रूम टेम्परेचर में कुछ मेटल होते हैं जो सॉलिड में नहीं होते हैं। क्या होता है वैसा हम समझेंगे। नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाया जाता है। इसे समझने के लिए मैं आपके सामने इस पीरियोडिक टेबल को लाता हूँ। इसमें समझिए, मरकरी आपने देखा होगा, एक्सेप्शन के रूप में आप मेटल में मरकरी को ले लो। मरकरी कहाँ देखा होगा? आपको जब बुखार आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मामीटर आपके बॉडी में लगाता है या आपके मुंह में डालता है, जिससे आपका हीट का पता चलता है आपके बॉडी में कितना हीट है। तो उस थर्मामीटर में जो होता है ना, वो होता है उसमें मरकरी, जो कि हीट को मेजर कर सकता है। एक्चुअली वो रूम टेम्परेचर में, मतलब आपके कमरा का जो टेम्परेचर अभी वर्तमान में है, प्रेजेंट टाइम में है, उस टेम्परेचर में भी ये लिक्विड में होता है। इस वजह से इसे एक्सेप्शन के श्रेणी में रखा गया है। मेटल होते हुए भी ये क्या होता है? लिक्विड में होता है। जबकि नॉन मेटल जो आप देख रहे हो ये तीनों अवस्था में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, हीलियम ये गैस के रूप में है, कार्बन ये सॉलिड के रूप में है, ऑक्सीजन ये गैस के रूप में है ना, नाइट्रोजन भी गैस के रूप में आता है। तो आप सभी रूपों में इसको आप देख पाते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में। जबकि मेटल में ऐसा चीजें आप नहीं देखते हो। समझते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेटल में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वहीं नॉन मेटल में लो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? पिघलना। कोई भी जब चीज पिघल जाता है तो उसे मेल्ट होना बोलते हैं। और बॉइलिंग का मतलब, आपने तो अंडा उबाला होगा अगर आप नॉन वेज हो तो, अगर ठीक है अंडा अगर नहीं भी उबाला होगा तो पानी तो जरूरी उबाला होगा। तो वैसा टेम्परेचर जिसमें वस्तुएं उबलने लगती है, सामान जो है, पदार्थ जो है वो उबलने लगते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। तो देखिए, जो मेटल होता है, अगर आप लोहा को या सोना को या कोई भी मेटल को अगर आप पिघलाना चाहो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें पिघलने के लिए, क्योंकि उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो उबलेगा ही नहीं, उबलने के लिए तो और ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। मगर इसमें भी आपका एक्सेप्शन है मेटल में। आपने देखा था कि सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आपने आसानी से काट दिया था, है ना। तो आप जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हो उसे आप हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के श्रेणी में नहीं रख सकते। वहीं आप नॉन मेटल में जब देखोगे तो इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसमें और दो एक्सेप्शन आता है, जो आपका है गैलियम और सीजियम। ये भी, इसका भी जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाता है और थोड़े से टेम्परेचर में ये बॉयल होने लगता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये लो होता है। किसका? सोडियम, पोटेशियम, गैलियम और सीजियम का। बाकी मेटल में, इन सभी को छोड़ दिया जाए, बाकी मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है और नॉन मेटल में लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, अगला नंबर है आपके पास आवाज। अब आप में से कौन है जो मंदिर नहीं गया होगा? अब मंदिर जाके माँ या पापा के गोदी में चढ़कर घंटी तो जरूर बजाए होंगे आप लोग। घंटी से आवाज़ कैसे आती है? टन से आवाज़ आती है। क्यों? जब उसे हीट करते हो तो उसमें आवाज़ आती है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें आप उसे मारोगे तो वो एक अलग तरह का आवाज़ या अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करेगा। उस साउंड को आप लोग क्या बोलते हो? मेटेलिक साउंड बोलते हो, जो कि सिर्फ मेटल में पाया जाता है, नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है। अगर आप लकड़ी को मारते हो, और अगर लकड़ी जो कि है नॉन मेटल है, और फिर आप मेटल को मारते हो, मेटल जो कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि आसानी से बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। आपकी स्कूल की जो घंटी है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, पूरे स्कूल में सुनाई देती है, वो मेटल की ही बनी होती है। मेटल का क्यों बनाया जाता है? ताकि लंबा आवाज़ करे, जोर से आवाज़ करे और सभी को सुनाई दे। वहीं अगर कोई लकड़ी पीट रहा होता है तो उतना ज़्यादा आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप देखते हो कि मेटल की चीज़ों से बना होता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। वहीं आप देखते हो नॉन मेटल कहीं अगर काट रहा है लकड़ी कोई तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मेटल में आपका एक अलग तरह का साउंड होता है और नॉन मेटल में साउंड उस तरह का नहीं होता है। तो आपने अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे पॉइंट को समझा। इन पॉइंटों में आपने देखा कि मेटल में सभी चीज़ें
फॉलो करती है और नॉन मेटल में फॉलो नहीं कर रही है। ये सभी फिजिकल स्टेट के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम लोग इन पॉइंट के बेसिस पर मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर इतनी जानकारी क्या आपके लिए काफ़ी है कि आप सभी क्वेश्चनों को कर पाओ? मेरे ख्याल से नहीं, हमें और जानकारी लेनी होगी। तो और जानकारी लेने के लिए हमें क्या करना होगा? और पढ़ना होगा। तो हमने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, अब हम लोग समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल, जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो। मैं उसका वीडियो जरूर बना दूंगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।